8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे देश के हर टीवी पर अचानक एक खबर चलनी शुरू होती है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से कुछ कहने वाले हैं। उस रात मोदी जी ने ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। अब अगली ही सुबह पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। बैंकों और एटीएमों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग अब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अपने ही पैसे का वो करें क्या। ये थी नोटबंदी, भारत के बड़े और सबसे विवादित फैसलों में से एक। तो अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने नोटबंदी जैसा फैसला आखिर क्यों लिया? नोटबंदी आखिर थी क्या, और क्या आखिर नोटबंदी एक सक्सेसफुल डिसीजन था या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नोटबंदी के पूरे सच के बारे में। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर सरकार ने नोटबंदी जैसा फैसला क्यों लिया। सरकार ने इसके पीछे मेनली 3-4 रीजंस बताए, जिनमें से एक मेन रीजन था ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कैसे नोटबंदी से रिलेटेड है, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ब्लैक मनी है क्या। ब्लैक मनी वो इनकम है जो किसी छुपे हुए या किसी इनलीगल सोर्स ऑफ इनकम से कमाई जाती हो और जिस पैसे पर सरकार को कभी टैक्स भी नहीं दिया गया हो। जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने किसी बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्स से बचने के लिए उसने अपनी इनकम का असली हिस्सा छुपा दिया, या फिर उसका पैसा किसी इनलीगल एक्टिविटी से आया और उसके पास उस पैसे का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था, तो ऐसे अनअकाउंटेड या इनलीगल सोर्स से आए पैसे को ब्लैक मनी कहा जाता है। इसी के साथ 2016 से पहले ही इंडिया में फेक करेंसी का भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। एग्जाम्पल के लिए 2016 में दिल्ली पुलिस जनवरी से अगस्त के बीच में फेक करेंसी के 47 केसेस रजिस्टर कर चुकी थी और इन केसेस में लगभग 3 करोड़ के फेक नोट्स रिकवर किए गए थे। 500 और 1000 के नोट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इनके फेक वर्जन्स को सर्कुलेशन में लाने से इंडियन इकोनॉमी पर बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। मतलब गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम सिर्फ वो पैसा नहीं था जो लोग छुपा रहे थे, एक प्रॉब्लम पैसा भी था जो कि रियल ही नहीं था। फेक करेंसी की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि मार्केट में कुछ नकली नोट सर्कुलेट हो रहे थे। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसी फेक करेंसी का यूज इनलीगल एक्टिविटीज और टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी किया जा रहा था। यानी अगर किसी टेररिस्ट नेटवर्क को कैश के थ्रू फंडिंग मिलती है और उसी कैश में रियल नोट्स के साथ साथ काउंटरफीट नोट्स भी शामिल हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को उस मनी ट्रेल को ट्रैक करना और डिफिकल्ट हो जाता है। 2016 से पहले गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने फेक इंडियन करेंसी नोट्स यानी FICN का इशू था और गवर्नमेंट ने स्पेशली कहा था कि काउंटरफिट करेंसी का यूज टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग स्मगलिंग जैसी इनलीगल एक्टिविटीज में किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट का लॉजिक था कि अगर 500 और 1000 के हाई वैल्यू नोट्स सर्कुलेशन से ही हटा दिए जाएंगे तो इनलीगल नेटवर्क्स को अपने ही कैश को दोबारा यूज करने में प्रॉब्लम होगी, जिससे टेररिस्ट और इनलीगल एक्टिविटीज पर भारी इम्पैक्ट पड़ेगा। फेक करेंसी, ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग के बाद गवर्नमेंट के पास एक और बड़ा गोल था, इंडिया को कैश बेस्ड इकोनॉमी से लेस कैश इकोनॉमी की तरफ ले जाना। उस वक्त इंडिया में छोटी से छोटी पेमेंट्स के लिए लोग मोस्टली कैश पर डिपेंड थे और गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट जैसे ऑप्शन को ज्यादा यूज करें। इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने फरवरी 2016 में ही डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ मेजर्स अप्रूव कर दिए थे, जिसका ऑब्जेक्टिव कैश ट्रांजेक्शंस को कम करना और पेमेंट सिस्टम को ग्रेजुअली डिजिटल बनाना था। अब तक हमने ये समझ लिया कि गवर्नमेंट के सामने ब्लैक मनी, फेक करेंसी, टेरर फंडिंग और कैश पर ज्यादा डिपेंडेंस जैसी प्रॉब्लम्स थी। अब वो दिन आ गया जब गवर्नमेंट को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। 8 नवंबर 2016 की रात को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की टेलीविजन पर एड्रेस दिया और इस एड्रेस में उन्होंने अनाउंस किया कि 500 और 1000 के एग्जिस्टिंग नोट्स उसी रात 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी अब 500 और 1000 के नोट्स 8 नवंबर की रात 12 बजे के बाद किसी चीज की पेमेंट्स के लिए वैलिड नहीं रहेंगे। लेकिन ये नियम 100 रुपए, 50 रुपए और 20 रुपए जैसे छोटे नोट्स के लिए नहीं था। इसी के साथ गवर्नमेंट ने बताया कि 500 और 2000 के नए नोट सर्कुलेशन में लाए जाएंगे। RBI के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पुराने नोट्स को बैंक के थ्रू डिपॉजिट या एक्सचेंज करने का सिस्टम भी बनाया गया था। लेकिन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद आम आदमी के सामने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई कि भाई घर में जो कैश पड़ा है अब उसका क्या करें। इसी वजह से अनाउंसमेंट के बाद कुछ जगहों पर लोग अपने पुराने नोट्स को अवेलेबल ऑप्शंस में यूज करने की कोशिश करते दिखे। पेट्रोल पंप्स जैसी कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज को कुछ समय के लिए 500 और 1000 के नोट्स को पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट करने की परमिशन दी गई थी। लेकिन बाद में RBI की रिपोर्ट्स में दिखा कि RBI के पास पेट्रोल पंप्स पर एग्जैक्टली कितने पुराने नोट यूज हुए हैं उसका कोई डाटा ही नहीं था। और इसी रात एक और अनयूजुअल चीज भी रिपोर्ट हुई कि गोल्ड मार्केट में खरीदारी तेजी से बढ़ने लगी। IBG एक एस्टिमेट के मुताबिक 8 नवंबर की रात 8 बजे से 9 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग तक अराउंड 15 टन सोना सेल हुआ, जिसकी एस्टिमेट वैल्यू अराउंड 5000 करोड़ थी।
अब 9 नवंबर की सुबह नोटबंदी का अगला दिन शुरू हो चुका था। आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 9 नवंबर बैंक्स के लिए नॉन बिजनेस वर्किंग डे था और एटीएम और कैश मशीन्स को भी टेम्परेरी शट डाउन किया गया था ताकि इन्हें नए करेंसी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा सके। अब इसके बाद 10 नवंबर को बैंक्स खुले और लोग अपने पुराने 500 और 1000 के नोट्स लेकर बैंक के बाहर पहुंचने लगे। किसी के पास अपने घर की सेविंग थी तो किसी को अपनी सैलरी डिपॉजिट करवानी थी। इसी वजह से बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। 9 नवंबर के बाद जब बैंक और एटीएम दोबारा ऑपरेट करने लगे तो कई जगहों पर लोग सुबह से ही लाइंस में खड़े दिखाई दिए और कंटेम्परेरी रिपोर्ट्स ने बैंक्स और एटीएम के बाहर लॉन्ग क्यूज और कैश शॉर्टेज डॉक्यूमेंट की। इसके बाद गवर्नमेंट और आरबीआई को सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल्स में बार बार चेंजेस करने पड़े, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। स्टार्टिंग में पुराने नोट्स एक्सचेंज करने की लिमिट 4000 थी, फिर 13 नवंबर को आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 4500 कर दिया। एटीएम विड्रॉ लिमिट भी पहले 2000 थी, जिसे रिकैलिब्रेटेड एटीएम्स के लिए 2500 कर दिया गया और बैंक अकाउंट के वीकली विड्रॉ लिमिट भी 20,000 से बढ़ाकर 24,000 कर दी गई। अब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे तो थे पर उनके पास कैश अवेलेबल नहीं था, तो नेचुरली लोगों ने कैश के और अल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए और यहीं से ही मोबाइल वॉलेट्स का यूज अचानक से बढ़ने लगा। 11 नवंबर 2016 की इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम की वेबसाइट पर एक रात में 10 लाख यूनिक विजिटर्स आए, जबकि नॉर्मली पेटीएम की वेबसाइट पर करीब 2.2 लाख लोग ही आते थे। इसके साथ ही मोबिक्विक जैसे वॉलेट्स के यूसेज में भी बूस्ट रिपोर्ट्स देखी गई, यानी जहां कल तक लोग हर छोटी पेमेंट्स के लिए कैश निकालते थे, अब वही लोग तेजी से मोबाइल पेमेंट्स की ओर बढ़ने लगे और इसी के साथ ही गवर्नमेंट ने भी डिजिटल पेमेंट्स को पुश करना शुरू कर दिया। नवंबर 2016 में आरबीआई ने स्मॉल मर्चेंट्स के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए मेजर्स अनाउंस किए, यानी नोटबंदी के बाद छोटी दुकानों तक डिजिटल पेमेंट्स को पहुंचाने पर जोर दिया गया ताकि कस्टमर्स के पास कैश ना भी हो तो भी वो अपने मोबाइल से पेमेंट्स कर सकें। यानी नोटबंदी से कैश की कमी की वजह से लोगों ने नए पेमेंट्स के तरीके ट्राई किए, जिससे डिजिटल पेमेंट्स की यूसेज तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ना ही नोटबंदी को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी था। इकोनॉमिक सर्वे के एस्टिमेट के मुताबिक नोटबंदी के बाद अप्रॉक्सीमेटली 5.4 लाख न्यू एडिशनल टैक्स पेयर्स ऐड हुए। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों और लोग टैक्स सिस्टम के अंदर आ गए। इसकी रिपोर्टेड टैक्सेबल इनकम भी लगभग 10,600 करोड़ थी, यानी अब गवर्नमेंट के पास इनकम्स का रिकॉर्ड था और फ्यूचर में इनसे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी। लेकिन नोटबंदी का इम्पैक्ट सिर्फ टैक्स सिस्टम और डिजिटल पेमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं था। गवर्नमेंट ने इसका इफेक्ट जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन में भी क्लेम किया। गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक 2016 में जम्मू और कश्मीर में 2808 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, जो कि 2017 में गिरकर 1261 ही रह गए। गवर्नमेंट ने इस गिरावट को टेरर फंडिंग पर क्रैकडाउन और नोटबंदी के इम्पैक्ट से जोड़ा। गवर्नमेंट ने कहा कि नोटबंदी के बाद टेरर फंडिंग पर प्रेशर पड़ने से इसका इफेक्ट पड़ा, लेकिन सच तो ये था कि 2016 में जम्मू एंड कश्मीर का एक मिलिटेंट कमांडर बुरहान वानी 8 जुलाई 2016 को सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में मारा जाता है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से एसोसिएटेड था। इसी वजह से कश्मीर वैली में प्रोटेस्ट और स्टोन बेल्टिंग के केसेस बढ़ने लगे, जिसके कारण ही 2016 में स्टोन बेल्टिंग के केसेस का नंबर 2017 के कंपैरिजन में यूजुअली हाई था। तो सिर्फ नोटबंदी ही जम्मू एंड कश्मीर में हुई स्टोन बेल्टिंग की गिरावट में रिस्पॉन्सिबल है, ये जोड़ना सही नहीं होगा। अब हम नोटबंदी के कुछ फेलियर्स को भी समझते हैं। नोटबंदी का एक बड़ा रीजन ब्लैक मनी को पकड़ना था। गवर्नमेंट को आइडिया था कि जिन लोगों के पास ऐसा कैश होगा वो लोग तो कभी उन 500 और 1000 के नोट्स को बैंक में ला नहीं पाएंगे और फिर नोटबंदी करने से ये नोट्स ऑटोमेटिकली सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन 2016 में जितने पुराने 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन में थे, नोटबंदी करने के बाद उनमें से लगभग 99.3% बैंक में वापस भी आ गए। आरबीआई के फाइनल डाटा में 15.41 लाख करोड़ में से अराउंड 15.31 लाख करोड़ रिटर्न हो चुके थे और अगर ऑलमोस्ट सारा ही कैश वापस आ गया तो ब्लैक मनी को कैश के फॉर्म में खत्म करने का टारगेट आखिर कितना ही अचीव हुआ। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि ऑलमोस्ट सारा कैश वापस आ चुका था। नोटबंदी पर एक और बड़ा सवाल था कि इस डिसीजन का असर इकोनॉमी पर भी पड़ा था, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा कैश पर डिपेंड था और जब अचानक 500 और 1000 के नोट्स सिस्टम से बाहर हो गए तो बिजनेसेस और कस्टमर्स के पास अवेलेबल कैश कम हो गया। इसका सीधा असर ये पड़ा कि लोग अब कम खर्च कर पा रहे थे, जिससे बिजनेसेस और सेल्स की डेली ट्रांजेक्शन्स भी स्लो पड़ने लगी थी। और इसका इम्पैक्ट कितना सीरियस था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2017 में IMF ने इंडिया की ग्रोथ फॉरकास्ट 7.6% से घटाकर 6.6% कर दी।
लेकिन नोटबंदी का एक और इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट भी था। 2016 में कैश की शॉर्टेज को कवर करने के लिए 2000 के नए नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। शुरुआत में ये नोट काफी क्वांटिटी में सर्कुलेशन में आए, लेकिन टाइम के साथ साथ इनका यूज भी कम होने लगा और फिर लगभग 7 साल बाद 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोट्स को सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का फैसला ले लिया। यानी जिस नोट को नोटबंदी के बाद कैश शॉर्टेज को हैंडल करने के लिए लाया गया था, वही नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। लेकिन नोटबंदी सिर्फ नोट बदलने की ही स्टोरी नहीं थी, इसने हर आदमी की लाइफ पर इफेक्ट डाला। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ब्लैक मनी, फेक करेंसी और डिजिटल इकोनॉमी जैसे बड़े गोल्स के लिए लिया था, लेकिन इस डिसीजन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ और इसी वजह से आज भी नोटबंदी को लेकर लोगों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग इसे ब्लैक मनी और फेक करेंसी के खिलाफ एक जरूरी स्टेप मानते हैं, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि नोटबंदी ने इंडियन इकोनॉमिक पर एक गहरा इफेक्ट डाला। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी अपने गोल्स अचीव कर पाई या नहीं? अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।